हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तो सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेकंड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि आज के आपके सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का लेवल कैसा था। तो दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिन है, अगले शिफ्टों में है, तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी साथी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके कल तीनों शिफ्टों में पूछा गया, आज आपके फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, उस पर बेस्ड हम सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। आपको साथ ही पता होगा कि एसएससी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको उन सभी क्वेश्चन को कराएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले शिफ्टों में देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से डेली हम आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो वाद्य यंत्र पूछा गया है शिवमणि का। तो शिवमणि भारत के एक प्रसिद्ध ताल वादक हैं और वे ड्रम, ऑक्टोवन, डारबुका, उडकाई और कंजीरा सहित कई प्रकार के ताल वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिनमें से ड्रम्स उनका मुख्य और सबसे जाना पहचाना वाद्य यंत्र है। तो शिवमणि का जो है वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ताल वादक थे, ताल वाद्य यंत्र से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है नाना साहब किसके पुत्र थे। नाना साहब किसके पुत्र थे? तो नाना साहेब मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका जन्म बिठूर में हुआ था और वे 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो नाना साहब किसके पुत्र थे? तो याद रखना, ये जो है बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी किस पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको याद रख लेना, आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन आएगा। पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी किस पर आधारित है? तो पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी मुख्य रूप से संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, जो शास्त्रीय संस्कृति के लिए भाषाई मानक निर्धारित करती है। यह एक ध्वनि विज्ञान और व्याकरण का ग्रंथ है जिसमें 4000 से अधिक इसमें सूत्र दिए गए हैं। तो पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी किस पर आधारित है? संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि नागालैंड का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो देखिए दोस्त, आपको बता दें, फेस्टिवल के सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में फेस्टिवल से देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर कहा जाए नागालैंड का सबसे प्रमुख त्यौहार, तो याद रख लेना, नागालैंड का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार हार्नबिल महोत्सव है, जिसे त्योहार का त्यौहार कहा जाता है। यह एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? हार्नबिल महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा दोस्त। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो कर्दम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में महिलाओं की 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। कर्दम मल्लेश्वरी का संबंध कितने किलोग्राम से था? 69 किलोग्राम से था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पूछा गया हो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारत को कब मिला था। ये सभी क्वेश्चन साथ ही सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारत कब जीता था? वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हरा करके अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने फील्ड हॉकी में अपना पहला पदक जीता। भारत ने हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक पदक तब जीता जब भारत ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। तो ओलंपिक में अगर पूछा जाए भारत पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 1948 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भारत में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए
वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहां बाल लिंगानुपात 972 दर्ज किया गया था। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग के युद्ध के बाद किस सम्राट ने अपनी तलवार त्याग दिया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्त, इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, आने वाले शिफ्टों में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, कलिंग के युद्ध के बाद अगर बात की जाए सम्राट ने, कौन से सम्राट थे जो अपनी तलवार को त्याग दिए थे? तो सम्राट अशोक थे। याद रखना, कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपनी तलवार त्याग दिया था और युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इस युद्ध में हुई भारी तबाही और नरसंहार से उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपने जीवन और शासन का आधार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि बारडोल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह 1928 में गुजरात के एक किसान आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व में की गई आधित्य वृद्धि के खिलाफ था। इस आंदोलन की सफलता के बाद ही बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में दिया गया है? आपका अनुच्छेद से रिलेटेड साथी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि यूपीएससी जो है किस अनुच्छेद में है, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का उल्लेख करता है। यह भाग 14 के अंतर्गत आता है और यूपीएससी को भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में स्थापित करता है। कौन सा अनुच्छेद? 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? उपाधियों का अंत अगर पूछा जाए तो उपाधियों के अंत का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य या शैक्षिक उपाधियों को के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, जिसका उद्देश्य समानता स्थापित करना और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना था। इसका उद्देश्य क्या था? पढ़ लीजिएगा। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मलिक अकबर किस राज्य का प्रशासक था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्त आपका। मलिक अकबर का जो है राज्य का प्रशासक पूछा गया है, किस राज्य का प्रशासक था? तो मलिक अंबर अहमदनगर सल्तनत के एक कुशल प्रशासक थे। वे भारत के दक्कन क्षेत्र से थे। मलिक अंबर ने अपने कार्यकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगल आक्रमणों का प्रतिरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मलिक अंबर जो है अहमदनगर सल्तनत के एक कुशल प्रशासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था दोस्त, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। यह आंदोलन 19वीं सदी में भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक उत्थान के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कौन सा सिक्का चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने मुख्य रूप से सांकेतिक मुद्रा के रूप में पीतल और तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन कौन से सिक्के? पीतल और तांबे के सिक्के, जिनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होता था। यह चांदी की कमी को दूर करने के लिए जो है शुरू किया गया था, एक व्यवस्था थी, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार और भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद तुगलक को ये सिक्के वापस लेने पड़ गए थे। तो कौन कौन से सिक्के चलाए थे? पीतल और जो है तांबे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया दोस्त। इसमें पूछा गया है कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य रूप से राइबोसोम पर होता है। ये राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। भारत में आर्थिक उदारीकरण पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 1980 से 1985 तक था, जिसने नेहरूवादी समाजवाद को समाप्त कर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और मूल्य नियंत्रण व राशन की दुकानों को समाप्त किया। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मुफ्त बाजार
सुधारों के लिए और खोलने का कार्य 8वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल जिसका 1992 से 1997 तक था दौरान इसका किया गया था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किया गया था। लेकिन उदारीकरण के रूप में किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। इसका आप लोग साथी कार्यकाल याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था और उसका कार्यकाल क्या था। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने का कर्तव्य किस आर्टिकल में दिया गया है? वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने का कर्तव्य पूछा गया है। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने का कर्तव्य भारतीय संविधान की अनुच्छेद 51A में वर्णित है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में से एक है। 1976 के 42वें अधिनियम के माध्यम से इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जिज्ञासा का सुधार की भावना विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें, जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? जीवित कोशिकाओं की खोज पूछा गया है। जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटोन वैन लीeuwenhoek ने 1674 के आसपास की थी, जब उन्होंने अपने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के पानी में जीवाणु और प्रोटोजोआ जैसे जीवित एक कोशिकीय जीवों का अवलोकन किया था, जिन्हें उन्हें एनिलेक्युलस कहा था। तो जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने किया था। कब किया था? 1674 में किया था। तो दोस्त, ये आपके आज की जीके जीएस के क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चन आज आपके दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे, कल आपके तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे, बिल्कुल उस पर बेस्ड हमने आपको जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है। आने वाली शिफ्टों में ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में दोस्त आपका जो है, अगर हम ओकेब की बात करते हैं तो इसमें आपका जो है सिनोनिम के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम का आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है, इडियम फ्रेजेस से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, स्पेलिंग एरर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, पैसेज से रिलेटेड साथ ही आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी पैसेज पूछा जा रहा है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पॉटिंग एरर के आपका 1 से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉइस और नरेशन से आपको साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इंग्लिश में आप लोग इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ में आपका जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे थे, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से क्वेश्चन आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए, इंटरेस्ट में SI CI से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन 2D 3D से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपका एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन के क्वेश्चन हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन हैं, डाइस का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग में आप लोग इन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अगर हम लेवल की बात करें दोस्त कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, तो ओवरऑल आपके एग्ज़ाम का लेवल साथ ही मॉडरेट लेवल है। अगर इसमें हम पर्टिकुलर जीएस की बात करते हैं तो जीएस का लेवल थोड़ा सा आपका हार्ड आ रहा है, तो आपको साथ ही हम जीएस में सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली हम आपको साथ ही हर एक शिफ्ट के लिए सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपको इसी तरीके से कराते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ आपका साथी जो है मॉडरेट लेवल का आ रहा है। आप लोग का थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन लग रहा है। आप लोग थोड़ा सा जो टॉपिक बताएं उस टॉपिक पर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपकी जो है इजी पूछी जा रही है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा जो है इजी टू मॉडरेट है आपका। और बाकी साथी आप लोग पैसेज पर फोकस कीजिएगा। पैसेज के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पूछे जा रहे हैं। आज का साथी एग्जाम का लेवल था। अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिनों में, तो आप लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्त बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।